बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FCPS एनाटमी के लिए ये शेल्फ नोट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें इस बंदे ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो सारी उन्होंने यहाँ पे लिखी है। और यू विल कम अक्रॉस के FCPS के तकरीबन 80% MCQs जो है ना वो इन नोट से कवर हो। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले है अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स। तो अपर लिम्ब में सबसे बड़ा जो मेन बोन है तो वो ह्यूमरस बोन है, जो कि आर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका हेड है, उसके नीचे जो है ना ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स है। अब नीचे जो है ना उसका नेक है। अब इसके दो नेक्स हो सकते हैं ना, एक होता है सर्जिकल नेक और एक होता है एनाटॉमिकल नेक। ये जहाँ पे फ्रैक्चर लाइन इन्होंने शो किया हुआ है ना, तो ये सर्जिकल नेक है, जबकि ऊपर जो गोल वाली हेड के नीचे जो लाइन है ना तो वो हमें शो करता है एज एनाटॉमिकल हेड। तो अब जो है ना इसमें कुछ पोटेंशियल साइट्स है जहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, जहाँ पे इंजरी हो सकती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ नर्व्स और कुछ ना कुछ आर्टरीज एसोसिएटेड है, तो उस फ्रैक्चर के साथ वो भी डैमेज हो जाती है। तो चले वो पढ़ते हैं। तो साइड्स ऑफ पोटेंशियल इंजरी टू मेजर नर्व्स एंड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सबसे पहले जो है ना वो एक्सिलरी नर्व है। तो एक्सिलरी नर्व जिस तरह के इमेज में भी दिखाया गया है कि जिस तरह ये ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर है, तो उसके नीचे जो सर्जिकल नेक है ना, तो सर्जिकल नेक के करीब एक्सिलरी नर्व है। तो अगर सर्जिकल नेक की फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे पास जो है ना कौन सी नर्व इंजरी होगी, एक्सिलरी नर्व इंजरी होगी। और इसके साथ साथ एक आर्टरी भी है, जो उस आर्टरी का क्या नाम है, वो है पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो अगर इस जगह पे सर्जिकल साइड पे सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर हो जाए तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व ये दोनों डैमेज हो सकते हैं। अब आ जाते हैं मिड शेफ्ट पे। तो मिड शेफ्ट की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे हमारे साथ जो है ना रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, और रेडियल ग्रूव में हमारे साथ रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है। तो अगर मिड शेफ्ट उसकी फ्रैक्चर हो जाए तो उसके साथ एसोसिएटेड है रेडियल नर्व इंजरी, और रेडियल नर्व के साथ साथ प्रोपंडा ब्रेकाई आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, तो इसकी भी टेयर हो सकती है। अब अगर नीचे आ जाए तो मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल है। तो अगर मीडियल एपिकोंडाइल की फ्रैक्चर हो जाए जिस तरह के नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, तो वहाँ पे हमारे साथ जो है ना अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है। तो मीडियल एपिकोंडाइल इज़ एसोसिएटेड विद अल्नर नर्व डैमेज। ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियन नर्व एट द सुप्राकोंडाइलर रीजन। अगर सुप्राकोंडाइलर रीजन वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो उसके साथ ये दोनों, एक आर्टरी और एक नर्व, इनकी डैमेज होती है। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होती है डिस्टल रेडियस में, और कहाँ पे होती है, विद इन डिस्टल 2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस के जो एक प्रॉक्सिमल एंड होता है और एक डिस्टल एंड होता है। तो डिस्टल एंड के 2 सेंटीमीटर जो एरिया है ना वहाँ पे मोस्ट कॉमन है। सही है, और ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है फोर आर्म में अगर फ्रैक्चर होती है तो सबसे ज़्यादा इसी एरिया में होती है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, और आफ्टर 50 यानी कि 50 साल से ज़्यादा जो लोग होते हैं तो उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा जी, फिर इसमें है एक स्मिथ फ्रैक्चर है और एक कूलीज फ्रैक्चर है। तो अगर हम स्मिथ फ्रैक्चर की बात करें तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए फॉल। ठीक है, कोई बंदा गिर गया और ब्लो या किसी के ऊपर कोई चीज़ गिरी या ऊपर से ब्लो कोई प्रेशर वगैरह पड़ गया ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, डोर्सल जो पिछला वाला है, डोर्सल एस्पेक्ट पे ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म। ठीक है, फ्लेक्स्ड रिस्ट, अगर रिस्ट फ्लेक्स्ड हो और डोर्सल एस्पेक्ट पे प्रेशर वगैरह फॉल या ब्लो हो जाए तो इसकी वजह से जो फ्रैक्चर होगा ना उसको स्मिथ फ्रैक्चर कहेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स है ना, उसमें ये है कि इट प्रोड्यूसेस अ वेंट्रल एंगुलेशन ऑफ द रिस्ट की एंगुलेशन कैसे होगी, वेंट्रल यानी कि एंटीरियर साइड पे ये एंगुलेट करेगा। और जो डिस्टल फ्रेगमेंट ऑफ रेडियस है ना वो भी एंटीरियरली यानी कि वेंट्रली डिस्प्लेस होगा। ठीक है, जिस तरह ये फ्रैक्चर में ऊपर दिखाया गया है ना स्मिथ फ्रैक्चर में, तो डिस्टल सेगमेंट
और रेस्ट जो है ना वो एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। अच्छा, अब इसके कंट्रास्ट में कूलीज फ्रैक्चर है, तो कूलीज फ्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम फोर्स्ड एक्सटेंशन ऑफ हैंड। ठीक है, हैंड की अगर फोर्सफुल एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है, रेस्ट जॉइंट पे, यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू ईज अ फॉल बाय आउट स्ट्रेचिंग द अपर लिम्ब। जिस तरह कोई बंदा गिर रहा हो ना, और बंदा जैसे गिर रहा हो तो वो अपने हाथ ऐसे खोल देता है ताकि उसके हाथ ज़मीन पे लगे और उसकी वजह से ना उसका मुंह वगैरह वो बच जाए। तो इस पोज में इसको कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइंग टू ईज़ अ फॉल बाय आउट स्ट्रेचिंग अपर लिम्ब। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है कि डिस्टल फ्रेगमेंट जो है ना इज़ डिस्प्लेस्ड डोर्सली, क्योंकि प्रेशर नीचे से पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, डोर्सली यानी कि बैक साइड पे होगी। और इसमें जो स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी बनती है ना तो उसका नाम है डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। तो ये याद रखें कि कूलीज फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट डोर्सली होगी, स्मिथ फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट एंटीरियरली होगी, कूलीज फ्रैक्चर में जो डिफॉर्मिटी होगी उसको डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये कूलीज फ्रैक्चर में जो अल्नर स्टाइलाइट प्रोसेस है ना तो वो एवल्स्ड यानी कि ब्रोकन ऑफ भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर स्केफाइड फ्रैक्चर है, तो स्केफाइड फ्रैक्चर स्केफाइड बोन के फ्रैक्चर को कहते हैं। सही है, स्केफाइड बोन जो है ना हमारे पास जो कार्पल्स होते हैं तो उसमें एक बोन है। अब इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑन टू द पाम व्हेन द हैंड इज़ एबडक्टेड। ठीक है, एबडक्शन क्या होती है, एबडक्शन वो मूवमेंट होती है जिसमें आप अपने हैंड को जो आपके बॉडी का सेंटर है ना उससे दूर लेके जाते हैं, उसको एबडक्शन कहते हैं। और अगर आप बॉडी के पार्ट को फॉर एग्जांपल रेस्ट को टूवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी लाते हैं तो फिर उसको एडक्शन कहते हैं। तो जब हैंड एबडक्टेड पोजीशन में हो तो तब ये फ्रैक्चर हो सकता है। और ये कब होगा, फॉल ऑन टू द पाम, जब ऐसे आप पाम पे गिर जाए कि आपका पाम नीचे ज़मीन पे आ जाए तो इसकी वजह से स्केफाइड फ्रैक्चर हो सकती है। इसके लिए पाम का ज़मीन पे आ जाना और रेस्ट पे हैंड की एबडक्शन, ये दोनों कंडीशन मस्ट है। ठीक है, इसके बाद है पेन अकर प्राइमरीली ऑन द लेटरल साइड ऑफ रेस्ट। पेन कहाँ पे होगा, लेटरल साइड ऑफ रेस्ट पे होगा। क्यों, क्योंकि बोन भी वहाँ पे है। एक्सटेंशन स्पेशली ड्यूरिंग द रेस्ट, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन, इन दोनों मूवमेंट्स को जब आप रेस्ट को एक्सटेंड करोगे और एबडक्ट करोगे तो तब आपको पेन फील होगा। ठीक है, स्केफाइड फ्रैक्चर जो है ना, अगर आप किसी बंदे को स्केफाइड फ्रैक्चर हो गया है तो इसमें हम एक्सरे एडवाइस नहीं करते। क्यों, क्योंकि 2 to 3 वीक्स तक जो है ना आपको स्केफाइड फ्रैक्चर एक्सरे पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसकी एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स पे थोड़ा सा प्रेशर डालें, उसको फील करें ना, तो तब आपको नीचे डीप टेंडरनेस मिलेगी, क्योंकि एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स जो है ना उसका बेस वहाँ पे स्केफाइड बोन होता है। तो स्केफाइड बोन जब टूट जाता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में। तो कहते हैं कि जब स्केफाइड बोन ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए इस बोन में, तो इसका जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है ना तो वो उसकी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि स्केफाइड बोन को जो ब्लड सप्लाई है ना तो वो इसके डिस्टल एंड से है। तो जब उसके डिस्टल एंड से उसकी सप्लाई है और फ्रैक्चर हो गया तो इसके प्रॉक्सिमल एंड को ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई, इस वजह से इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस होगी प्रॉक्सिमल एंड में। वैसे होना चाहिए था कि डिस्टल में होता, लेकिन चूंकि इसकी सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ है तो तब प्रॉक्सिमल एंड की नेक्रोसिस होगी। रोटेटर कफ की अगर हम बात करें तो रोटेटर कफ जो है ना इसमें हमारे पास 4 मसल्स है। सेट्स के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इन्फ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टेरीज माइनर एंड एस फॉर सबस्केपुलरिस। सही है, इसका काम क्या है कि इट सपोर्ट्स द शोल्डर जॉइंट बाय फॉर्मिंग अ मस्कुलो टेंडिनस रोटेटर कफ अराउंड इट। ठीक है, ये जो है ना हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसको सपोर्ट करता है, मज़ीद स्ट्रेंथन करता है। इट रीइंफोर्सेस द जॉइंट ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट इन्फीरियरली।
इन्फीरियरली ये डेफिशिएंट होता है, और ये जो है ना इन्फीरियरली ये शोल्डर जॉइंट जो है ना इसकी इन्फीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है। और अगर इसकी इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाए तो हमारे पास जो है ना एक्सिलरी नर्व और एक्सिलरी आर्टरी वो दोनों जो है ना वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, रोटेटर कफ मसल मैंने आपको बता दिया कि इसमें सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस वगैरह ये सब आते हैं। ये डायग्राम में भी शो किया गया है कि लेसर ट्यूबरकल पे जो है ना तो उस पे सबस्केपुलरिस और बाकी जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ह्यूमरस का तो उस पे ये सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस और टेरीज माइनर ये सारे मसल अटैच होते हैं। फिर सब एक्रोमियल बर्साइटस है तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है ना स्केपुला का तो उसके नीचे एरिया को सब एक्रोमियल कहते हैं। सही है, बर्साइटस ये बरसा होता है। जिस तरह ये फिगर में अगर आप देख लेना तो जो हुक्ड एक्रोमियन है तो एक्रोमियन के नीचे इन्होंने बरसा यानी कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको बरसा कहते हैं वो भी शो किया हुआ है, और उसके नीचे जो है ना इन्फ्लेम टेंडन है। तो असल में ये जो बरसा है ना तो ये हमारे साथ जो मस्कुलोटेंडेनस जो टेंडन्स है मसल्स के, रोटेटर कफ के जो मसल्स है तो उनके टेंडन्स और ऊपर जो एक्रोमियन प्रोसेस है तो इन दोनों के बीच में ये बरसा प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड फिल्ड होता है। सही है, अब बर्साइटस क्या है कि जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन अब सब एक्रोमियल बरसा तो इसको सब एक्रोमियल बर्साइटस कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू कैल्सिफिक सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। ये किस वजह से होता है तो इसका बेसिक जो तो सब एक्रोमियल बर्साइट की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस है। जब ये टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाए तो इसकी वजह से सब एक्रोमियल बर्साइटस भी हो सकता है। और फिर इसकी सबसे बड़ी जो सिम्टम है तो वो ये है कि एब्डक्शन जो है ना पेनफुल होगी। एब्डक्शन वो मूवमेंट है जिसमें हम हाथ को अपने सेंटर ऑफ बॉडी से जो है ना उससे दूर लेके जाते हैं। तो फिर जब हम हाथ उठाएंगे, जब उसकी एब्डक्शन करेंगे तो वो मूवमेंट पेनफुल होगी। अपर लिम्ब की एब्डक्शन की बात करें तो इसमें जो है ना मुख्तलिफ मसल्स इन्वॉल्व है। सही है, मुख्तलिफ डिग्रीज़ तक जो एब्डक्शन होती है ना तो उसमें मुख्तलिफ मसल्स इन्वॉल्व है। जिस तरह कि 0 to 15 डिग्री की एब्डक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है, और सुप्रास्पाइनेटस इज सप्लाइड बाय सुप्रास्केपुलर नर्व। ठीक है, अब 15 डिग्री तक एब्डक्शन अगर मुतासिर हो रही है किसी बंदे की, अगर किसी को पहले 15 डिग्री तक हाथ नहीं उठा सकता लेकिन उसके बाद जो है ना वो हाथ आसानी से उठा सकता है, इट मीन्स सुप्रास्पाइनेटस मसल इज़ एम्पेयर्ड। अब अगर 15 से 110 डिग्री तक एब्डक्शन जो है ना वो मुतासिर हुई हो तो इट मीन्स डेल्टाइड मसल में उसका मसला है। डेल्टाइड मसल इज़ सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व। अब 110 से 180 तक ओवर आर्म एब्डक्शन जो है ना ओवर हेड एब्डक्शन, तो रेजिंग द एक्सट्रीमली अबव द हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन तक तो हॉरिजेंटल तो यही 90 तक या 110 तक दैट्स हॉरिजेंटल, लेकिन अब अगर हॉरिजेंटल पोजीशन से भी ऊपर तुम जा रहे हो 180 डिग्री तक तो फिर क्या होता है, रिक्वायर स्केपुलर रोटेशन एक्शन। सही है, तो इसमें स्केपुलर रोटेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी, और स्केपुलर रोटेशन दो मसल्स की वजह से हो सकती है, ट्रेपीजियस की वजह से और सेरेटस एंटीरियर की वजह से। ठीक है, ट्रेपीजियस इज सप्लाइड बाय एक्सेसरी नर्व विच इज़ क्रेनियल नर्व 11, और सेरेटस एंटीरियर जो है ना दैट इज़ सप्लाइड बाय लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब ये फिगर अगर आप देख ले तो फिगर में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डेल्टाइड को कट किया गया है तो वहाँ पे आपको सुप्रास्पाइनेटस दिख सकता है। फिर डेल्टाइड जो है ना डेल्टाइड भी शो किया गया है। डेल्टाइड जो है ना वो 15 डिग्री से 110 डिग्री तक रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो है ना ट्रेपीजियस भी शो किया गया है। ट्रेपीजियस के दो किस्म के फाइबर्स, सही है, ट्रेपीजियस के जो असेंडिंग पार्ट है वो भी शो किया गया। अच्छा जी, बॉक्सर फ्रैक्चर है तो बॉक्सर फ्रैक्चर किस चीज़ को कहते हैं, तो नेक ऑफ मेटाकार्पल बोन्स अगर उनकी फ्रैक्चर हो जाए तो उनको बॉक्सर फ्रैक्चर्स कहते हैं। सही है, नेक ऑफ मेटाकार्पल्स, पहले कार्पल्स आती है छोटे छोटे बांस और उसके बाद जो आते हैं दैट इज़ मेटाकार्पल्स। अब अगर ये एक्सरे वाली पिक्चर के साइड पे जो छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है तो वहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है जो फ्रैक्चर बोन है दैट्स नेक ऑफ मेटाकार्पल बोन।
ठीक है। उसके बाद पेलेंजीज, प्रॉक्सिमल पेलेंजीज, मिडल और डिस्टल पेलेंजीज स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ पे फ्रैक्चर है तो वो मेटाकार्पल बोन है। तो इस एरिया की फ्रैक्चर को बॉक्सर फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि बॉक्सर जो है ना वो बॉक्सिंग के दौरान जो है ना फिस्ट बनाते हैं और फिर उससे एक दूसरे को मारते हैं, तो वो उसकी वजह से ये जगह जो है ना ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकती है। इस वजह से इसको बॉक्सर फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि ये बॉक्सर्स में बहुत कॉमन है। टिपिकली सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल आर सीन इन प्रोफेशनल बॉक्सर्स, लेकिन फिफ्थ और फोर्थ मेटाकार्पल्स अगर अनस्किल्ड फाइटर्स हो, अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स हो बॉक्सर्स, तो उनमें फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल की फ्रैक्चर होती है, ठीक है। अच्छा, अब अराउंड द स्केपुला जो आर्टीरियल एनास्टमोसिस है उसकी अगर हम बात करें तो ये ऊपर जिस तरह ये फिगर में शो किया गया है, इसमें अगर आप ऊपर की तरफ देख ले तो वो सबक्लेवियन आर्टरी है और नीचे एक्सिलरी आर्टरी है। तो ये एनास्टमोसिस असल में इन दोनों आर्टरीज़ के बीच में है, एक्सिलरी आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। अब कुछ ब्रांचेस एक्सिलरी आर्टरी के और कुछ सबक्लेवियन आर्टरी के एक दूसरे के साथ एनास्टमोस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी से एक थायरो सर्वाइकल ट्रंक निकल जाता है। थायरो सर्वाइकल ट्रंक फिर दो में डिवाइड हो जाता है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी में और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी में, ठीक है। और अगर आप एक्सिलरी आर्टरी को देख ले तो एक्सिलरी आर्टरी से सबस्केपुलर आर्टरी निकलती है और सबस्केपुलर आर्टरी फिर फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है, एक सरकम्प्लेक्स स्केपुलर और दूसरा तोरेको डोर्सल आर्टरी, ये दो आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाता है। तो इट इज़ एक्चुअली द एनास्टमोसिस बिटवीन एक्सिलरी आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। अब इधर टेक्स्ट में लिखा है कि ब्लॉकेज ऑफ सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी कैन बी बाईपास्ड बाय एनास्टमोसिस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ थायरोसर्वाइकल एंड सबस्केपुलर आर्टरीज, ठीक है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल, सुप्रास्केपुलर, सबस्केपुलर और सरकम्प्लेक्स स्केपुलर, सही है। तो थायरोसर्वाइकल की ट्रांसवर्स सर्वाइकल और सुप्रास्केपुलर, ये दो आर्टरीज जो है ना वो सबक्लेवियन आर्टरी की, और सबस्केपुलर और सरकम्प्लेक्स स्केपुलर ये दो ब्रांचेस है एक्सिलरी आर्टरी की, ये एनास्टमोस करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, क्यूबिटल फोसा है और इनकी कंटेंट्स है। तो क्यूबिटल फोसा में जो कंटेंट्स है वो लेटरल टू मीडियल अगर हम जाए तो जिस तरह फिगर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बाइसेप का टेंडन है जो वाइट वाला एपोन्यूरोसिस वगैरह वो हमें दिखता है, तो वो सबसे लेटरली पड़ा होता है। फिर उसके बाद रेड कलर में आर्टरी हमें दिखती है जिसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, और सबसे मीडियली हमारे पास जो नरो है तो दैट इज़ मीडियन नरो, ठीक है। लेकिन अगर हम सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर की बात करें लेटरल टू मीडियली, तो सबसे लेटरली हमें सेफेलिक वेन दिखाई देगा, उसके सबसे मीडियली बेसिलिक वेन दिखाई देगा, और बीच में मीडियली जो है ना मीडियन क्यूबिटल वेन प्रेजेंट होता है जो कि सेफेलिक और बेसिलिक वेन को ज्वाइन करता है। विनी पेंचर यानी कि सैंपल जब हम ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? वो हम मीडियन क्यूबिटल वेन से। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट ओवरलाइज बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, तो नीचे जो डीप स्ट्रक्चर है तो उनकी इंजरीज नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि ये किसी नर्व को भी अकम्पनी नहीं करता। अच्छा जी, फिर है मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। तो एक मीडियल एपिकॉन्डाइल है, एक लेटरल एपिकॉन्डाइल है। एज वी नो मीडियल एपिकॉन्डाइल से जो है ना जो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन है वहाँ पे अटैच होता है, और जो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन है तो वो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे अटैच होता है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको गोल्फर्स एल्बो, और अगर लेटरल की हो जाए तो उसको टेनस एल्बो कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में क्या लिखा है कि मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द रिस्ट where it originates on medial epicondyle of humerus, ठीक है। और लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस रिपीटेड फोर्सफुल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट रिजल्टिंग स्ट्रेन अटैचमेंट ऑफ कॉमन एक्सटेंसर टेंडन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरियोस्टियम ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल। Pain felt over lateral epicondyle and radiates down posterior aspect of forearm. Pain often felt when opening a door or lifting a glass, ठीक है।
डोर ओपन करने में और ग्लास उठाने में जो है ना हम अपना एक्सटेंशन, उसमें एक्सटेंशन हम करते, दरवाज़ा खोलते हुए हम ज़ोर देते हैं तो हमारा हाथ एक्सटेंड होता है। तो इसमें एक्सटेंसर टेंडन जो है ना वो कंट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से लेटरल एपिकोंडालाइटिस का पेन तब होगा जब हम दरवाज़ा ओपन करेंगे या ग्लास उठाएंगे। अच्छा, तो लेक्चर के इस फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है तो वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में ऐसे हो जाता है कि जो हमारा जो कार्पल टनल है तो उसकी जो स्पेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है। क्यों होता है? टेक्स्ट में लिखा है कि रिजल्ट्स फ्रॉम रिलीजन दैट रिड्यूसेस द साइज़ ऑफ कार्पल टनल। ये फ्लूइड रिटेंशन जैसे कि मैक्सिडिमा हो गया, हाइपोथायराइड स्टेट हो गया तो वहाँ पे मैक्सिडिमा और फ्लूइड रिटेंशन होती है। तो हाइपोथायराइड पेशेंट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम कॉमन होता है। इन्फेक्शंस या लूनेट बोन, जिस तरह के ये एक्सरे में दिखाया गया है कि लूनेट बोन की अगर इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम पे प्रेशर डालेगा और फ्लेक्सर रेटिनिकुलम की जो एरिया और साइज़ है तो वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या मुतासर होता है? तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम में हमारे साथ मीडियन कार्पल टनल की बात करें, कार्पल टनल में हमारे साथ मीडियन नर्व पास होती है तो उस पर प्रेशर पड़ता है तो मीडियन नर्व के सिम्टम्स होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होगी? पेन्स एंड नीडल्स ऑफ एनेस्थीसिया ऑफ द लेटरल 3.5 डिजिट्स, 3 पूरे और 4 जो है ना उसकी हाफ, सही है, लेटरल साइड पे, वहाँ पे पेन्स एंड नीडल्स या एनेस्थीसिया वहाँ पे हो सकती है। पाम के जो सेंसेशंस है वो इफ़ेक्ट नहीं होते। वो क्यों इफ़ेक्ट नहीं होते? क्योंकि हमारे पाम की जो क्यूटेनियस सप्लाई है दैट इज़ फ्राम सुपीरियर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। तो वो कहाँ से अराइज़ होती है? वो मीडियन नर्व से अराइज़ होती है, लेकिन फ्लेक्सर रेटिनिकुलम में अंदर जाने से पहले, एंटर होने से पहले ये ब्रांच दे देती है और मैं बार बार फ्लेक्सर रेटिनिकुलम का नाम ले रहा हूँ, ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो कार्पल टनल में एंटर होने से पहले मीडियन नर्व ये ब्रांच दे देती है, सुपीरियर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि कार्पल टनल के ऊपर से गुज़र जाती है और पाम को सप्लाई करती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में जो है ना पाम की सेंसेशंस वगैरह वहाँ पे कोई एनेस्थीसिया और पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस नहीं होती, जबकि डिजिट्स में होती है। ठीक है, और इसमें जो है ना एप हैंड डिफॉर्मिटी होती है, इसमें अपोजिशन जो है ना वो लॉस हो जाती है। तो अपोजिशन जो है ना हमारे थंब की, उसमें जो मसल इन्वॉल्व है दैट इज़ अपोनेंस पॉलिसिस। तो अपोनेंस पॉलिसिस मसल जो है ना वो सप्लाई करता है, उसकी सप्लाई कहाँ से है? मीडियन नर्व से। तो अगर मीडियन नर्व की पे प्रेशर पड़ जाए, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, तो फिर ये प्रेशर जो है ना मीडियन नर्व पे पड़ने की वजह से अपोनेंस जो मसल है तो वो भी इफ़ेक्ट होगा और उसकी वजह से अपोनेंस पॉलिसिस इफेक्ट होगा और उसकी वजह से जो है ना अपोजिशन एब्सेंट होगी। अपोजिशन जब एब्सेंट हो जाए तो